हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक। ये उद्यमिता वाली बुक है जो कि पेपर 4 के पार्ट बी की यूनिट 1 से संबंधित है। इसके तहत हम उद्यमिता एक परिचय, उद्यमशीलता की प्रक्रिया, इन 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं नए उद्यम प्रबंधन के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे। ये हमारा अध्याय 3 होगा। इसके बाद हम ये जो लिखा हुआ है इंडेक्स में ये सब हम कंप्लीट करेंगे और ये हमारा सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व, उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं एवं नवाचार का महत्व, ये हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण एवं व्यवसाय योजना, ये भी हम देख चुके हैं। अब आज हम देखने वाले हैं नए उद्यम प्रबंधन में प्रमुख मुद्दे एवं वैधानिक आवश्यकताएं। ये वाले पॉइंट हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नए उद्यम प्रबंधन के प्रमुख मुद्दे। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उद्यमिता, नए उद्यम प्रबंधन के प्रमुख मुद्दे, स्थान, पर्यावरण, प्रबंधन के मुद्दे, नए उद्यम के मुद्दे, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, स्मरणीय तथ्य देखेंगे हम और कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपसे ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नए उद्यम की स्थापना करते समय उचित स्थान का चयन उद्यमी को प्रतिस्पर्धा लाभ प्रदान करने के साथ साथ उद्यम की सफलता में योगदान दे सकता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि जो नए उद्यम की स्थापना करते समय उचित स्थान है वह उचित स्थान का चयन उद्यमी को प्रतिस्पर्धा लाभ प्रदान करने के साथ साथ उद्यम की सफलता में योगदान दे सकता है। पर्यावरण, जिसमें नए उद्यम को कार्य करना है, स्थिर ना होकर परिवर्तनशील होते हैं और नए उद्यम को जहाँ पे काम करना होता है वहाँ के पर्यावरण, यानी पर्यावरण जिसमें नए उद्यम को काम करना है वह स्थिर ना होकर परिवर्तनशील होते रहते हैं। रणनीति विकसित करने के लिए उद्यमियों को उद्योग का अध्ययन करने के साथ साथ पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं तथा कानूनों का अवलोकन कर इसकी पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। तो जहाँ हम व्यवसाय करना है उनके साथ उद्यमियों को उद्योगों का अध्ययन करने के साथ साथ अपने आसपास के पर्यावरण और वहाँ के कानूनों का अवलोकन कर वहाँ की पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक होता है। व्यापार की वित्तीय सक्षमता के साथ ही प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है। नए उद्यम से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे हैं, इनको हम चर्चा करेंगे। जैसे स्थान संबंधित है तो श्रम, परिवहन, बाजार, कच्ची सामग्री और अन्य। पर्यावरण से संबंधित देखेंगे तो बाजार में प्रवेश, उपभोक्ताओं की शक्ति, विक्रेताओं की शक्ति, विकल्प का खतरा, प्रतियोगियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। प्रबंधन से संबंधित मुद्दे हैं प्रबंधन के मुद्दे, प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रबंधकीय गुण, प्रबंधकीय भूमिकाएं और कार्य, प्रबंधकीय कौशल। नेक्स्ट है नए उद्यम के मुद्दे, मानव संसाधन समस्याएं, संघर्ष पर नियंत्रण, संरचनात्मक मुद्दे, नीति और प्रतिक्रियात्मक प्रबंधन। और नेक्स्ट है लास्ट वाला उद्देश्य के द्वारा प्रबंधन, अधीनस्थ जोखिम प्रबंधन का मुद्दा। अब इनको एक एक करके हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्थान। किसी भी नए उद्यम की स्थापना के साथ ही उस उद्यम के उत्पादों तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए स्थान संबंधी निर्णय लेना विनिर्माण कंपनियों के लिए एक रणनीतिक तथा महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो जब भी कोई नया उद्यम स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन के लिए स्थान संबंधी निर्णय लेना विनिर्माण कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण पहलू होता है। नए उद्यम की स्थापना करते समय उचित स्थान का चयन उद्यमी को प्रतिस्पर्धा लाभ प्रदान करने के साथ साथ उद्यम की सफलता में योगदान दे सकता है। तो जैसा स्थान चयन किया जाता है नए उद्यम के लिए उस प्रकार से उसको लाभ प्राप्त होता है। तो अगर स्थान का चयन उचित रूप से किया जाता है तो जो उद्यमी होता है उसको प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होता है, साथ ही उद्यम की सफलता में भी योगदान मिलता है या फिर उद्यम की सफलता में योगदान दे सकता है। यह मौद्रिक तथा मानवीय संसाधनों के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। किसी स्थान का मूल्यांकन तथा चयन करने के ऐसे बहुत से कारक हैं जिनका मूल्यांकन उचित स्थान के चयन के लिए आवश्यक है। इनका वर्णन निम्नवत है। तो अब हम जो एक उचित स्थान है उसके चयन के लिए क्या क्या कारक महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले श्रम संबंधी कारक होते हैं। श्रम संबंधी कारकों को निम्नवत सूचीबद्ध कर मूल्यांकित किया जा सकता है। पहला है श्रमिकों की उपलब्धता। कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता है। पुरुष तथा महिला श्रमिकों की उपलब्धता। श्रमिकों का शैक्षिक स्तर, श्रमिकों की जीवन लागत और मजदूरी की दर, श्रमिक संघों का अस्तित्व। ये हमने सब पॉइंट देख लिए। अब हम देखेंगे परिवहन संबंधी कारक में। परिवहन संबंधी कारकों में निम्न बिंदुओं का अध्ययन मूल्यांकन करना आवश्यक है, जैसे राजमार्ग सुविधाओं की उपलब्धता, वायुयान सुविधाओं की उपलब्धता, रेलवे सुविधाओं की उपलब्धता, ट्रैकिंग सेवाओं की उपलब्धता, पानी बंदरगाह की उपलब्धता, कच्चे माल परिवहन की लागत, तैयार माल परिवहन की लागत, डाक सेवाओं की उपलब्धता। इसका मतलब ये है कि हम जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना उद्यम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ हमें ये सब सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों, ताकि हम क्या करें, हमारा व्यवसाय आगे बढ़ सके। बाजार संबंधी कारकों में हम देखेंगे उपभोक्ता सामान के बाजारों से निकटता, उत्पादक सामान के बाजारों से निकटता होनी चाहिए। बाजारों के विकास की संभावनाएं हो कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यवसाय चला रहे हैं, उसके विकास की संभावनाएं हैं। विपणन सेवाओं की उपलब्धता हो, आय की संभावना हो कि लाभ प्राप्त हो सके उससे, जनसंख्या का रुझान हो। ऐसा ना हो कि हम उद्यम चालू करके बैठ गए हैं और हमारे उसमें उद्यम में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जनसंख्या का उसमें रुझान होना चाहिए। अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, उपभोक्ता विशेषताएं, भविष्य के विस्तार के अवसर हों और बाजार का आकार। कच्ची सामग्री से संबंधित कारक देखेंगे। कच्चे माल की उपलब्धता, सबसे मेन कारक तो यही होता है कि अगर हम कोई चीज़ विनिर्माण कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होनी चाहिए, तो वो हमें उपलब्ध हो जाए। कच्चे माल के भंडारण की सुविधा, अब जब कच्चा माल उपलब्ध हो जाएगा तो उसको भंडारण की भी आवश्यकता होगी, तो हमें कच्चे माल के भंडारण की सुविधा प्राप्त हो। आपूर्तिकर्ताओं का स्थान और कच्चे माल तथा अन्य संबंधित घटकों की लागत। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्य में औद्योगिक स्थल संबंधी कारक। इसमें औद्योगिक भूमि की लागत, विकसित औद्योगिक पार्क की उपस्थिति, बीमा सुविधाओं की उपस्थिति तथा लागत, उधार संस्थानों की उपस्थिति और अन्य उद्योगों से निकटता। तो ये सब जो कारक हैं ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सरकारी व्यवहार संबंधी कारक। सबसे पहले तो बीमा कानून, फिर मुआवजा कानून, सुरक्षा निरीक्षण कानून, पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी कानून, उद्यम स्थापना से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों से संबंधित कानून व नियम, कर निर्धारण के आधार, औद्योगिक संपत्ति की दरें, राज्य कॉरपोरेट कर दरें, बिक्री दर, कर मुक्त संचालन। नेक्स्ट हम देखेंगे उपयोगिता संबंधी कारक हो, तो सबसे पहले पानी की आपूर्ति हो और पानी की गुणवत्ता हो, पानी की लागत हो। तो जहाँ पे भी हमारा उद्यम हो वहाँ पे पानी की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए और उस पानी की गुणवत्ता भी ठीक होनी चाहिए। पानी की लागत, अवशेष तथा कचरे के निस्तारण सुविधाओं की उपस्थिति हो, तो वहाँ पे कचरा निस्तारण करने की उपस्थिति हो। ईंधन की उपलब्धता हो, ईंधन की लागत हो और बिजली की लागत। समुदाय संबंधी कारक, स्कूल कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की उपस्थिति हो। अब ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे स्टार्ट किया है तो वहाँ पे स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय की उपस्थिति हो। पुस्तकालय सुविधा हो, मनोरंजक सुविधाओं की उपलब्धता हो, धार्मिक सुविधाओं की उपलब्धता हो, व्यवसाय के प्रति समुदाय के नेताओं का रवैया हो, चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता, होटल या मोटल की उपलब्धता हो, मॉल शॉपिंग सेंटर की उपस्थिति, वित्तीय संस्थानों की उपलब्धता। नेक्स्ट हम देखेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा संबंधी कारक, उन्नत सामग्री की उपलब्धता, बाजार के अवसर, प्रयोगशाला की उपलब्धता, विदेशी पूंजी संबंधी कानून तथा विदेशी पूंजी की उपलब्धता, अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से निकटता। नेक्स्ट है सरकारी नियमों से संबंधित कारक, कॉरपोरेट निवेश संबंधी कानूनों की स्पष्टता, संयुक्त उद्यम तथा विलय से संबंधित कानून, देश से कमाई के हस्तांतरण पर कानून, विदेशी स्वामित्व कानून, मूल्य नियंत्रण संबंधी नियम, स्थानीय नियमों की स्थापना संबंधी कानून। आर्थिक कारक में देखेंगे अब हम प्रति व्यक्ति आय का आकार, भुगतान संतुलन की स्थिति,
सरकारी सहायता की उपलब्धता और आकार, डॉलर के मुकाबले मुद्रा की ताकत। नेक्स्ट है विदेश संबंधी कारक, शासन की स्थिरता, देश के मध्य संधियों तथा परिस्थितियों के प्रकार और देश के मध्य सैन्य गठजोड़ का प्रकार। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण में सम्मिलित है वातावरण जिसमें एक उद्यम का व्यवसाय संचालित होता है। तो हम जिस भी वातावरण में अपना व्यवसाय कर रहे हैं उसको हम उसका पर्यावरण कहेंगे। बाजार जिसके अंतर्गत उद्यम का व्यवसाय संचालित होता है। बाजार जिसके साथ व्यवसाय किया जाता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति एवं लोग जिनके साथ व्यवसाय किया जाता है। तो वह सब राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, लोग जिनके साथ हम व्यवसाय कर रहे हैं, बाजार, सब कुछ क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। यह पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। इसलिए इस पर्यावरण का ज्ञान तथा मूल्यांकन अति आवश्यक है। यह भी सच है कि पर्यावरण जिसमें नए उद्यम को कार्य करना है स्थिर ना होकर परिवर्तनशील होते हैं, और यही कारण होता है कि जो नए उद्यम जिसमें हमें काम करना है वह जो उसका पर्यावरण होता है वह स्थिर ना होकर परिवर्तनशील होता है। रणनीति विकसित करने के लिए उद्यमियों को उद्योग का अध्ययन करने के साथ साथ पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं और कानूनों का अवलोकन भी इसकी पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जैसे हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि उद्यमियों को जब भी रणनीति विकसित कर रहे हैं तो उसके लिए उद्यमियों को उद्योग का अध्ययन करने के साथ साथ अपने आसपास के पर्यावरण और वहाँ से संबंधित कानूनों का अवलोकन भी करना अत्यंत आवश्यक होता है। पर्यावरण विश्लेषण करते समय 5 प्रमुख क्षेत्रों की विस्तृत जांच पड़ताल करनी जरूरी होती है। कितने क्षेत्रों की? 5 क्षेत्रों की जांच पड़ताल करना जरूरी है। इनके 5 क्षेत्र हैं तो इनको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम बाजार में प्रवेश। नए उद्यम को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है बाजार में प्रवेश, परंतु कभी कभी विभिन्न प्रकार के उद्यमों में प्रवेश संबंधी बाधाएं या मजबूरियां इतनी ऊंची होती हैं कि मौजूदगी उद्यमियों को हतोत्साहित कर देती है। इनमें से एक प्रमुख निम्नवत हो सकती हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पैमाने की अर्थव्यवस्था। नया उद्यम पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने से पूर्व की अवधि में नए उद्यम को संभावित हानि या इच्छानुसार मुनाफा प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः इस अवधि में उद्यमियों का आर्थिक तथा मानसिक रूप से मजबूत होना अति आवश्यक है। अब ऐसा होता है कि जब उद्यम स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आवश्यक नहीं होता है कि पहले दिन से ही आपको प्रॉफिट हो। तो आपको ये माइंडसेट बना के चलना होता है कि हमें संभावित हानि हो सकती है और इच्छा अनुसार हमें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए उद्यमियों को आर्थिक तथा मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक होता है। ब्रांड वफादारी। नए उद्यमियों को वर्तमान के लिए या एक अवधि के लिए उपभोक्ताओं की ब्रांड वफादारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नए उद्यमियों को अपना उत्पादन एवं सेवाओं को बेचने तथा एक नया बाजार उत्पन्न करने के लिए विपणन अभियानों पर एक बड़ी राशि खर्च करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पूंजीगत आवश्यकताएं। नए उद्यमियों को उद्यम को स्थापित करने तथा सुचारू संचालन के लिए एक बड़ी रकम पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करनी पड़ती है। जब भी स्टार्ट किया जाता है उद्यम तो पूंजी के रूप में कुछ रकम लगानी होती है जिससे कि हमारा व्यवसाय स्टार्ट होता है, जिनका लाभ भविष्य में आने वाले कुछ वर्षों में दिखाई देता है, जो कि हमें जब हमारा प्रॉफिट होगा बिजनेस में तब हमें वो दिखाई देता है। ये अग्रिम लागत चौंका देने वाली हो सकती है जो उद्यम के प्रकार तथा आकार पर निर्भर करती है। अब ये जो रकम होती है ये हर व्यवसाय के हिसाब से अलग अलग हो सकती है कि व्यवसाय छोटा है या फिर व्यवसाय बड़ा है, तो उसके हिसाब से हो सकती है। और यह जो अग्रिम लागत होती है वह चौंका देने वाली होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। वितरण चैनलों तक पहुंच। उद्यमियों द्वारा अपने उद्यम के उत्पाद के अनुसार विभिन्न प्रकार के वितरण चैनलों को समझना आवश्यक है जिनके माध्यम से उद्यम का उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। तो अगर हम कोई उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो उस उत्पाद को हम उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाएं, किन माध्यमों से पहुंचाएं, तो उनका अध्ययन करना, उनको हम कहेंगे वितरण चैनल। तो उनका अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है ताकि हमारा जो उत्पाद है वह उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है स्वामित्व कारक। सामान्य उद्योगों की स्थापना के लिए स्वामित्व कारक सामान्यतः नियमावली से संबंधित होते हैं, परंतु यदि उद्यम को प्राप्त करने के लिए पेटेंट की आवश्यकता है तो उद्यमियों को इससे संबंधित नियमावली का पालन तथा पेटेंट धारक की सहमति आवश्यक है।
तो सामान्य उद्यमों की स्थापना के लिए जो स्वामित्व कारक होते हैं वो सामान्य नियमावली से संबंधित होते हैं, परंतु अगर उद्यम को प्रारंभ करने के लिए पेटेंट की आवश्यकता है तो उद्यमियों को इससे संबंधित नियमावली का पालन करना चाहिए और पेटेंट धारक की सहमति इसके लिए आवश्यक होती है। अगर कोई पहले से पेटेंट कराए हुए है तो उसकी सहमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सरकारी नियमावली। नए उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न मुद्दों पर सरकारी नियमावली का मूल्यांकन भी आवश्यक होता है कि इससे संबंधित जो सरकारी नियम है वो क्या है और किस तरीके से उनका हमें पालन करना है। इसमें लाइसेंस संबंधी आवश्यकताएं, कर संबंधी नियमावली महत्वपूर्ण होती है कि जो हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किस प्रकार से लाइसेंस की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से हमें उसमें कर अदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे उपभोक्ताओं की शक्ति। नए उद्यम की स्थापना से पूर्व उद्यमियों को इसका भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि उपभोक्ताओं को कितनी शक्ति देना चाहते हैं। अति आवश्यक उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं के पास शक्ति कम तथा विलासिता के उत्पादों में शक्ति ज़्यादा रहती है। तो ये भी देखना चाहिए कि जो उपभोक्ता हैं उनको कितनी शक्ति देना चाहते हैं। अति आवश्यक उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं के पास जो शक्ति होती है वह कम होती है और विलासिता के उत्पादों में शक्ति ज़्यादा रहती है। इसलिए नए उद्यम के उत्पादों या सेवाओं के संबंध में यदि उपभोक्ताओं के पास सौदेबाजी की शक्ति रहती है तो उद्यम को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समस्याएं आ सकती हैं। नेक्स्ट है विक्रेताओं की शक्ति। विक्रेताओं के पास कीमतों से संबंधित तथा गुणवत्ता से संबंधित शक्तियां निहित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? विक्रेताओं के पास कीमतों से संबंधित और गुणवत्ता से संबंधित शक्तियां निहित होती हैं। विक्रेता कीमत बढ़ा सकते हैं या गुणवत्ता में कमी कर सकते हैं। कभी कभी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन शक्तियों के प्रयोग का उद्देश्य उद्योगों में आपूर्ति पर नियंत्रण बनाए रखना होता है, लेकिन विक्रेताओं द्वारा ऐसा किसी भी शक्ति का दीर्घकालीन प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसमें कुछ उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पीछे छोड़ने की जिद में स्वयं के उद्यम में दीर्घकालिक नुकसान सहन करना पड़े। नेक्स्ट है विकल्प का खतरा। आज की बाजार दशाओं में प्रत्येक उत्पाद का विकल्प उपलब्ध है। एक प्रोडक्ट है, कोई एक तरीके का प्रोडक्ट है तो उस प्रकार से बहुत सारे कंपनियों के प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मूंग दाल मानो तो मूंग दाल हल्दीराम का भी आता है और बालाजी बीकानो सबका आता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो बाजार दशाएं हैं उनमें उत्पाद का विकल्प उपलब्ध होता ही है। विशेषकर नए उपक्रम की स्थापना पर भी इसके द्वारा उत्पादित उत्पादों के विकल्प बाजार में उपलब्ध होते हैं। विशेषकर जो नए उपक्रम की स्थापना होती है ना, उपक्रम की स्थापना पर भी इसके द्वारा उत्पादित उत्पादों के विकल्प बाजार में उपलब्ध होते हैं या उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए बाजार में यदि विकल्प उपस्थित होता है तो क्या रणनीति उद्यमी द्वारा अपनाई जाए यह निश्चित करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए निरंतर शोध एवं अनुसंधान करते रहना चाहिए तथा अपने उपभोक्ता वर्ग की आवश्यकताओं व इच्छाओं तथा अन्य घटकों के निरंतर शोध की आवश्यकता होती है। लगातार ये शोध करते रहना चाहिए कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं क्या है और उनकी इच्छाएं क्या है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रतियोगियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। प्रतिस्पर्धी उद्यमी अपना मुनाफा कम करके भी मूल्य वृद्धि का सहारा ले सकते हैं। जो प्रतिस्पर्धी उद्यमी होते हैं वह अपना मुनाफा कम करके भी मूल्य वृद्धि का सहारा ले सकते हैं। विपणन की स्पर्धा हो सकती है। विज्ञापन अभियान द्वारा यह लड़ाई लड़ी जा सकती है और जो विज्ञापन होते हैं उनके द्वारा लड़ाई लड़ी जा सकती है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा 20% ऑफ, 30% एक्स्ट्रा, इस तरीके से। तो वह जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वह अपना मुनाफा कम कर देते हैं पर मूल्य को बढ़ा देते हैं। इसलिए नए उपक्रम की स्थापना के समय यह मूल्यांकन भी आवश्यक है कि संबंधित व्यवसाय वर्ग में किस किस आकार प्रकार के उद्यम हैं तथा वह किस तरह से नए उद्यम के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रबंधन के मुद्दे। प्रभावी प्रबंधन व्यवसाय की स्थापना तथा विकास की कुंजी है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्रभावी प्रबंधन व्यवसाय की स्थापना और उसके विकास की कुंजी है। सफल प्रबंधन की कुंजी बाजार के माहौल की जांच करना, रोजगार और लाभ के अवसरों को बनाए रखने के लिए जो संभावित विकास को प्रदान करती है। तो सफल प्रबंधन की कुंजी बाजार के माहौल की जांच करना, रोजगार और लाभ के अवसरों को बनाए रखने के लिए है।
जो संभावित विकास को प्रदान करती है। व्यापार की वित्तीय सक्षमता के साथ ही प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है। तो हमने पढ़ा है कि जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, उसकी वित्तीय सक्षमता के साथ ही प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है। कभी कभी प्रबंधन को कम आंका जाता है या खराब रूप से लागू किया जाता है, क्योंकि व्यवसाय प्रबंधन की बजाय सिर्फ उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए, जो प्रबंधन है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रबंधकीय गुण। निम्नांकित गुण प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो वह गुण हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला है रचनात्मकता। प्रभावी प्रबंधन के लिए आज के बाजार युग में आवश्यक है कि उद्यमी में समस्याओं के नए समाधान खोजने की क्षमता आवश्यक है। तो जो प्रभावी प्रबंधन होता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होता है कि जो उद्यमी है उसमें समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता हो और समाधान प्रतिस्पर्धियों से बेहतर तथा अलग होना चाहिए। और हमने जो समाधान खोजा है वह दूसरे प्रतिस्पर्धियों से बिल्कुल अलग हो और सबसे बेहतर हो। लक्ष्य उन्मुख है। नेक्स्ट, लक्ष्यों का निर्धारण वास्तविक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हवा में कोई गोल सेट कर रहे हैं, हमें हमारे जो लक्ष्य हैं वह वास्तविकता से संबंधित होने चाहिए। तो लक्ष्यों का निर्धारण वास्तविक होना चाहिए। अपने संसाधन तथा सामर्थ्य को समझकर उपक्रम के लक्ष्यों का निर्धारण तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति का हर संभव प्रयास अति आवश्यक गुण है। तो अभी हमने जैसे देखा था कि जो लक्ष्यों का निर्धारण वह वास्तविक होना चाहिए, वैसे ही उसी प्रकार से हमें अपने संसाधनों और अपना सामर्थ्य समझना चाहिए कि हम किस प्रकार के लक्ष्यों को पाने की कोशिश कर रहे हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो अपनी सामर्थ्य को देखकर लक्ष्य सेट करना चाहिए। स्वयं की ताकत, आत्मविश्वास, सहयोग, समन्वय तथा मजबूत विश्वास से लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होगी या फिर हो सकती है। नेक्स्ट है आरंभिकता। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रास्ते पर चलना तथा लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नई संभावनाओं और समाधान ढूंढने का एक प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको एक रास्ते पर चलना चाहिए और लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नई संभावनाओं और समाधान को लगातार ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। अपने फैसले के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण गुण है और उद्यमी होता है तो उसको अपने हिसाब से अपने फैसले लेने चाहिए। फैसले के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण गुण उद्यमी का होता है। नेक्स्ट है सतर्कता। तनाव तथा आकस्मिकताओं के तहत निर्णयन का गुण तथा निर्णय क्षमता में साक्षमता। तनाव और आकस्मिकताओं के तहत मतलब तनाव भी हो, आकस्मिकताएं भी हो रही हो, फिर भी एक उद्यमी है तो उसको सर्वोत्तम निर्णय अपने उद्यम के लिए लेना चाहिए। नेक्स्ट है आध्यात्मिकता। सामाजिक मूल्यों, मानदंडों और कारणों का समर्थन करने का विशेष गुण अति आवश्यक है। आत्मनियंत्रण एवं विनिमय। स्वयं के व्यवहार पर अनुशासन आवश्यक विशेषताएं होती हैं। तो उद्यमी को खुद पर आत्मनियंत्रण करना चाहिए, स्वयं के व्यवहार पर अनुशासन करना ये अति आवश्यक है। दृढ़ता और धैर्य। लक्ष्य प्राप्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए दृढ़ता व धैर्य गुण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आशावादी। भविष्य के लिए सपने तथा कल्पनाओं का सृजन। लक्ष्यों की सकारात्मक प्राप्ति और भविष्य के प्रति दृढ़ विश्वास आवश्यक होता है। आशावादी होना चाहिए कि हम भविष्य में ज़रूर अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त ज़रूर कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रबंधकीय भूमिकाएं और कार्य। प्रत्येक व्यक्ति में क्षमताएं छिपी होती हैं। प्रबंधकीय कार्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां प्रबंधकों को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना होता है। यहाँ पे प्रबंधक होते हैं, वो अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं कि कौन कितना अच्छा प्रबंधक है और कितने अच्छे तरीके से वह अपने व्यवसाय को संचालित कर सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। तथा तो जहाँ प्रबंधकीय कार्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रबंधकों को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना होता है तथा अपने अधीन कार्य करने वालों को भी उनकी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करना होता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रबंधक अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि जो प्रबंधक हैं वो अपनी क्षमताओं का उपयोग किस प्रकार से करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रबंधकों को उद्यम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
अपनी क्षमताओं के उपयोग के साथ साथ उद्यम में कार्य कर रहे लोगों कर्मचारियों के व्यवहारों को प्रभावित करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधकीय कार्यों में प्रमुखता नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। तो इन सब कार्यों को नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण को प्रबंधन में शामिल किया जाता है। ये प्रबंधकीय कार्य हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रबंधकीय कौशल। 4 मूल प्रबंधकीय कौशल हैं जिनका वर्णन निम्नवत किया गया है। तो अब इन 4 मूल प्रबंधकीय कौशलों को हम बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तकनीकी कौशल। आज के युग में तकनीकी कौशल गुण अति आवश्यक है, जहां अधिकतर कार्य किसी न किसी तकनीकी द्वारा किए जाते हैं। यह विशिष्ट विधियों का उपयोग करने की प्रबंधक की क्षमता होती है। तो हर प्रबंधक को तकनीकी कौशल का जो गुण है वह अति आवश्यक है उसमें होना। यह तकनीकी कौशल न केवल प्रौद्योगिकी से संबंधित है बल्कि अर्थमित्र उपकरण तथा तकनीकों के उपयोग से भी संबंधित होता है कि हमें किस प्रकार की तकनीकें, नई नई आधुनिक तकनीकों का उपयोग अपने उद्यम में करना है। प्रबंधकों के लिए तकनीकी कौशल नियोजन से प्रारंभ होकर नियंत्रण तक कई कार्यों में आवश्यक होता है। तो जैसे तकनीकी कार्यों में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो किस प्रकार से हम उसमें अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और नियंत्रण तक उसकी आवश्यकता हमें पड़ सकती है। तो इसका जो संपूर्ण ज्ञान है वह एक प्रबंधक को होना चाहिए, यानी कि जो प्रबंधक है वह तकनीकी कौशल गुण उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है अंतर्व्यक्तिक कौशल। मानव संसाधन किसी भी उपक्रम की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। किसी भी उपक्रम की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? तो वह है मानव संसाधन। अंतर्व्यक्तिक कौशल से तात्पर्य है मानव संसाधनों के बीच संयोग, समन्वय, प्रेरणा व संचार कर उद्यम के लक्ष्यों की आसान प्राप्ति है। तो मानव संसाधन जो अंतर्व्यक्तिक कौशल है उसका तात्पर्य है कि जो मानव संसाधन है उनके बीच में संयोग, समन्वय, प्रेरणा व संचार करके उद्यम के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करना। इसलिए प्रबंधन के हर स्तर पर पारस्परिक कौशल आवश्यक होता है। नेक्स्ट है वैचारिक कौशल। मध्य तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए वैचारिक कौशल अति आवश्यक है। तो मध्य और शीर्ष प्रबंधन के लिए जो वैचारिक कौशल होता है वह अति आवश्यक होता है। यह एक पूरी तस्वीर को समझने की क्षमता है। यह पूरी तस्वीर को समझने की क्षमता होती है वैचारिक कौशल। नेक्स्ट है संचार कौशल। जानकारी प्रसारित करने और प्राप्त करने की क्षमता बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए सूचनाओं की जानकारी की आवश्यकता होती है। संचार कौशल से तात्पर्य है कि प्रबंधकों द्वारा आवश्यक सूचनाएं समय समय पर प्राप्त की जाएं। मानव संसाधन का बेहतर प्रबंधन करने के लिए प्रबंधकों को इस कौशल का ज्ञान आवश्यक होता है। तो जो संचार कौशल है इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रबंधक कोई भी नीति बनाएंगे, कोई भी निर्णय लेंगे तो उसके लिए उन्हें सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जो कि कौन प्रदान करता है? जो कि संचार कौशल उन्हें प्रदान करता है। तो इस प्रकार की जो कौशल है वह प्रबंधकों में आवश्यक रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट है नए उद्यम के मुद्दे। नए उद्यम के मुद्दे इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले के जो भी वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अब आपको कंटिन्यू इस बुक का और जो भी बुक्स मैं सब कंप्लीट करा रही हूँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब कंटिन्यू आपको सब वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहें और साथ में वीडियोज़ को पूरा देखा करें गाइस, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी यूज़फुल लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और प्लीज़ दोस्तों वीडियो पूरा देखा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।